26 अगस्त 2010 का दिन, पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का चौथा टेस्ट मैच शायकीन क्रिकेट से खचाखच भरा लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आंखों में जीत का जुनून लेकर मैदान में उतरती हैं। इंग्लैंड जीतना चाहता है क्रिकेट की दुनिया में अपनी डोमिनेंस कायम रखने के लिए, जबकि पाकिस्तान, जो कि इससे पिछले साल यानी 2009 में वर्ल्ड कप जीत कर आया होता है, वो जीतना चाहता है ताकि अपनी विनिंग स्ट्रीक बरकरार रख सके। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपनी जान लगाने को तैयार होते हैं। मैच शुरू होता है और पाकिस्तान टीम तवक्कुआत के ऐन मुताबिक बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ देती है और ये मैच इंग्लैंड 225 रन और एक इनिंग से जीत जाता है। शुरुआत में ये हार काफ़ी नॉर्मल लग रही होती है क्योंकि पाकिस्तान को इस तरह हारने की आदत हो चुकी होती है, मगर फिर एक वीडियो आती है जो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में हलचल मचा देती है और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी बशमूल पाकिस्तान के कप्तान बैन हो जाते हैं। आखिर क्या था ये स्कैंडल? कौन था असल में इस सब को लीड करने वाला? क्या है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग स्कैंडल और क्या है इसकी सच्चाई? जानेंगे आज की इस वीडियो में। It just was a very, very grey moment in our cricket history. I'd like to forget it, but I can't. Obviously, that was something that hurt us for a long, long time. To me, there's only one thing that can bring the game of cricket down, and that's corruption. साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद शाहिद अफरीदी ने कैप्टनसी से रिज़ाइन कर दिया और इनकी जगह सलमान बट को पाकिस्तान का कप्तान लगाया गया। इसके बाद पाकिस्तान 4 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड का दौरा करती है। अब इस वक्त टीम में तजर्बाकार प्लेयर्स मौजूद थे, बल्कि 2 ऐसे प्लेयर्स भी मौजूद थे जो पाकिस्तान को जितवाने में अहम किरदार अदा कर सकते थे। पाकिस्तान अपनी सीरीज़ का आगाज़ इंतहाई बुरा करती है और पहले 2 टेस्ट मैच हार जाती है। इसके बाद तीसरे मैच में पाकिस्तान कमबैक करती है और मैच जीत जाती है। अब बारी आती है चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की। अब इस मैच में जहां पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की टीम से बेइंतहा उम्मीदें होती हैं, वहीं पाकिस्तानी टीम बहुत टेंस और प्रेशर में नज़र आ रही होती है। शुरू में पाकिस्तानी फैंस को लगता है कि शायद ये मैच का प्रेशर है, पर बाद में चीज़ें इतनी सिंपल नहीं रहती। मैच शुरू होता है और मैच के तीसरे ओवर में मोहम्मद आमिर एक नो बॉल करा देते हैं। अब ये नो बॉल देखने में भी काफ़ी अजीब होती है क्योंकि ये एक इंतहाई वाइड नो बॉल होती है। अमूमन नो बॉल का डिसीजन अंपायर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मगर ये नो बॉल डिसीजन काफ़ी सिंपल था। इवन इसे देखकर कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए। How far was that? Wow. That's like net bowling. क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जिसने बहुत छोटी उम्र में क्रिकेट की दुनिया में नाम बना लिया हो और जिसे सेम सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ का भी अवार्ड मिला हो, इससे इस किस्म की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद आसिफ, जिनको नेक्स्ट शोएब अख्तर कहा जाता था, उन्होंने भी ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उनका करियर उनके अपने हाथों ही तबाही का बायस बन गया। अब इस स्कैंडल को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्पॉट फिक्सिंग वर्क कैसे करती है। मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये हैं और आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच में वो 1000 रुपये विराट कोहली की बैटिंग पर लगा देते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि विराट कोहली नंबर 1 बैट्समैन है। तो अगर विराट कोहली 50 कर लेता है तो आपको 1000 के बदले 2000 रुपये मिल सकते हैं, यानी आपकी रकम डबल हो सकती है। लेकिन अगर आप यही 1000 रुपये हारिस रऊफ की 50 पर लगाते हैं और वो 50 कर लेता है तो आपको 1000 रुपये के 10,000 रुपये तक मिल सकते हैं। सिंपल एज दैट कि जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा रिटर्न। अब स्पॉट फिक्सिंग के जितने भी सिनेरियोज होते हैं वो पहले से फिक्स होते हैं, जैसा कि 50s, 100s, विकेट्स और कैच ड्रॉप्स। इस केस में रिटर्न अबाउट 1,50,000 पाउंड्स बना था क्योंकि जिन इवेंट्स पर पैसे लगाए गए थे वो बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं थे, जैसा कि सलमान बट का मोहम्मद आमिर को ओवर देना, मोहम्मद आमिर का अपने दूसरे ओवर की पहली बॉल ही नो बॉल करा देना और मोहम्मद आसिफ का अपने 10वें ओवर की लास्ट बॉल पर नो बॉल कराना। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉसिबल ये दोनों इवेंट सेम बॉल पर प्रिडिक्ट करना था। अब ये किसी अंदर के बंदे के बगैर तो मुमकिन नहीं था। यहाँ पर एंट्री होती है हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर मज़हर मजीद की। अब मज़हर मजीद एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बुक मेकर था और इनके पाकिस्तानी प्लेयर से भी काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, जिनमें से एक थे सलमान बट, और उन्होंने ही मज़हर मजीद को मोहम्मद आमिर से इंट्रोड्यूस करवाया था। अब आमिर और मज़हर मजीद की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। मैच से एक दिन पहले यानी 25 अगस्त को मज़हर मजीद आमिर को कॉल करता है
और कहता है कि एक इमरजेंसी है, आमिर का वेट कर रहा है और वो पार्किंग में मौजूद है। आमिर जब पार्किंग में आता है और गाड़ी में आकर बैठता है तो मज़हर मजीद बताता है कि आमिर ने अली नाम के एक बिजनेसमैन बुक मेकर को मैसेजेस किए थे और ये भी कि आमिर अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इतने टाइम में सलमान बट भी आकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाते हैं। मज़हर मजीद कहते हैं कि आमिर सिर्फ एक सूरत में इस मुसीबत से निकल सकता है कि वो कल के मैच में 2 नो बॉल्स करवाएगा। मोहम्मद आमिर कई बार सलमान बट से कहते हैं कि ये काम उनसे नहीं होगा, मगर सलमान बट इसके जवाब में इनसे कहते हैं कि इन्हें नो बॉल की प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाहिए, इनके पास अभी भी बहुत वक्त है। आमिर ने जो नो बॉल करवाई वो इतनी वाइड थी कि इसे देखकर सब शॉक हो गए। इवन थर्ड एम्पायर ने भी कहा कि पहले तो उन्हें लगा कि उन्होंने ये नो बॉल्स बैट्समैन को डराने के लिए की थी। अब मोहम्मद आसिफ की बॉल पर रिएक्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अपने पूरे करियर में नो बॉल पर स्ट्रगल करते नजर आए हैं, जबकि मोहम्मद आमिर ने इससे पहले नो बॉल नहीं करवाई थी। मैच के बाद मज़हर मजीद 1500 पाउंड लेकर मोहम्मद आमिर के कमरे में खुशी खुशी दाखिल होते हैं। आमिर के मुताबिक उन्होंने वो रकम कबूल नहीं की। टीवी और न्यूज़पेपर पर ये न्यूज़ आते ही एक तूफान खड़ा हो जाता है और क्रिकेट की दुनिया में हलचल मच जाती है। इसके बाद पुलिस मोहम्मद आमिर के कमरे की तलाशी लेती है और वो इन्वेलप इन्हें मिल जाता है और मज़हर मजीद की रिकॉर्डिंग भी लीक हो जाती है। अब मज़हर मजीद ने जैसा जैसा इस वीडियो में प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही होता है। इस सब को लीड करने के लिए सलमान बट का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैच में क्या होना है, कौन सा ओवर किसको मिलना है और किस बैट्समैन ने बैटिंग करने जाना है, ये कैप्टन ही डिसाइड करता है। इवन के वकार यूनिस ने भी बताया कि उन्होंने भी आमिर से पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो इससे पहले कि आमिर जवाब देता, सलमान बट ने जवाब दिया कि मैंने इसे कहा था ये करने को। 16 सितंबर 2010 को मोहम्मद आमिर कोर्ट के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं और कोर्ट के लिए ये एविडेंस काफ़ी होता है। इस सब के बाद आमिर को 6 माह जेल और 5 साल क्रिकेट से बैन की सज़ा मिलती है। इसके बाद इसकी टीम में वापसी भी हुई, मगर कुछ प्लेयर्स जैसा कि मोहम्मद हफीज़ ने इस फैसले को नापसंद किया और आमिर के साथ ट्रेनिंग करने से इनकार कर दिया। मगर फिर मामलात बेहतर हुए और मोहम्मद आमिर ने न सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी खेली बल्कि इसे जितवाने में अहम किरदार भी अदा किया। मोहम्मद आसिफ पर भी 5 साल का बैन लगा और 1 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 6 माह बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। मगर सलमान बट को इन सबसे ज़्यादा 30 माह की सज़ा हुई और पीसीबी के हाथों 10 साल का बैन और इस प्लान के मास्टरमाइंड मज़हर मजीद को 32 माह की सज़ा सुनाई गई। इस स्कैंडल ने ना सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान टीम का नाम ख़राब किया बल्कि हमसे वो 3 प्लेयर्स भी छीन लिए जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को नंबर 1 बना सकते थे। हमें उम्मीद है कि हमें फ्यूचर में पाकिस्तान टीम के अंदर करप्शन से पाक क्रिकेट देखने को मिले और हमारे स्टार्स मुल्क को बेचने से ज़्यादा मुल्क का नाम रोशन करने पर फोकस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।